Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hafiz Mohammad Naman. Study solution by Dr. Aris Mirza. I am your physics instructor. Today हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास मैट्रिक की फिजिक्स को। तो आज का जो हमारा बुनियादी टॉपिक रहने वाला है वेव के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। तो लेकिन हम सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लें कि व्हाट इज वेव, वेव होती क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ बातें हैं जो कि सुन लीजिए वेव्स के बारे में, फिर हम उसके बारे में लिखेंगे भी थोड़ी चीज़ें। वेव्स, वेव्स देखें, बेसिकली आप मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं अभी वो एक साउंड है जो कि मैं अपने वोकल से प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और ये साउंड बेसिकली यहाँ पर इस कैमरे के अंदर कैप्चर हो रहा है, यानी कि इसको मीडियम की ज़रूरत है ना, और यहाँ पे एक जो मीडियम है वो एयर है। तो मेरी आवाज़ कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या रिकॉर्ड हो रही है और आप तक सुनाई दे रही है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आवाज़ पहुँच रही है। ऐसे ही वेव का दारोमदार सारा का सारा इसी पर होता है कि बेसिकली एक एनर्जी है, मैं बेसिकली अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोई चीज एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव इज कॉल्ड ए वेव। तो हम इसकी अगर एक डेफिनेशन की बुनियादी तौर पे एक डेफिनेशन की बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है बेटे, तो इट इज ए मैकेनिज्म, इट इज अ मैकेनिज्म, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है it is a mechanism by which energy is transferred। हम एनर्जी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रांसफर्ड कर रहे हैं एनर्जी को, by which energy is transferred from one place to another place, one place to another प्लेस। क्लियर? विदाउट, लेकिन यहाँ पर एक चीज जरा माइंड में रखिएगा और भूलिएगा नहीं, क्योंकि हमने नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे साउंड का उसमें बड़ी ये काम आने वाली है बात। मैं आपको बताऊंगा अभी कि मीडियम और वैक्यूम का डिफरेंस क्या होता है, लेकिन अभी आप इतना दिमाग में रखें कि विदाउट ट्रांसमिटिंग मीडियम। अब जरा इसको ब्रेक करते हैं कि ये हमने जो बात लिखी है क्या बेसिकली। देखिए, वेव जो है ना एक मैकेनिज्म है, एक ऐसा मैकेनिज्म जो एनर्जी को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कराता है। अभी मान के चलिए कि मैंने यहाँ से वेव प्रोड्यूस करी, पॉइंट ए मुझे कंसीडर कर लीजिए और पॉइंट बी अपने आप को कंसीडर कर लीजिए। यहाँ से वेव लैपटॉप में रिकॉर्ड हुई, रिकॉर्ड होने के बाद यहाँ से वेव कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर आपके फोन तक आई और आपने सुनी, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन मीडियम ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जनरेट होते हैं कि व्हाट इज मीडियम, व्हाट इज मीडियम। तो सबसे पहले हम मीडियम के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि मीडियम जो होता है हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, एयर, सॉलिड एंड नेक्स्ट वन होता है हमारे पास लिक्विड। ओके, लेकिन अभी जो मैं बात करूंगा बेटा वो एयर की ही बात करूंगा। देखें कैसे, वैसे बेसिकली मीडियम है क्या, मीडियम एक पाथ है, एक रास्ता है जो कि साउंड को ट्रेवल करा रहा है। साउंड को ट्रेवल कराने के लिए एक रास्ते की जरूरत है, वो रास्ता यहाँ पर है मीडियम, और यहाँ मीडियम जो यूज हो रहा है वो एयर यूज हो रहा है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करा रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, लेकिन उसका मीडियम ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं वेव।
अच्छा, इसकी एक आसान सी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि इट इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। मिसाल के तौर पर आप कुछ भी नहीं करें, आप बोलें कि भाई एक रोप है, मिसाल के तौर पे ये रोप है, ये रोप बना लीजिए, कंसीडर कर लीजिए रोप है। तो अभी ये डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना इसके अंदर, तो आपने क्या करा, इसको डिस्टर्ब कर दिया। जैसे कि जिम में हम करते हैं, इसको क्या कर दिया हमने, डिस्टर्ब कर दिया हल्का। तो ये डिस्टर्ब हो गया तो क्या बन गई, वेव की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है कि डिस्टर्ब करेंगे। इट इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। हल्का सा मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा, ये क्या करना शुरू कर देगा, ट्रैवल करना शुरू कर देगा। सेम एज एग्जांपल हम आगे अगर देखते हैं कि ये एक पाउंड है, तालाब है, ठीक है। अब तालाब के ऊपर आपने क्या करा, एक पत्थर फेंक दिया। अभी ये बिल्कुल ऐसा स्टिल एक कोई वेव नहीं बन रही, कोई जनरेशन नहीं हो रही, कोई वेव नहीं प्रोड्यूस हो रही, तो आपने क्या करा, उसके ऊपर एक पत्थर को फेंक दिया। अब जब जैसे ही आपने इसके ऊपर एक स्टोन फेंकेंगे तो इसके इर्द गिर्द यहाँ पे वेव बनना शुरू हो जाएंगी, यानी कि पानी इधर से उधर जाना शुरू हो जाएगा, तो डिस्टर्बेंस आ जाएगा। इट इज अ ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस। उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन ये भी नोट कर लीजिए, इट इज ए ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस। ओके, तो वेव की डेफिनेशन क्लियर हो गई हमें कि एक एनर्जी है जिसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर रहे हैं हम विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। तो और यहाँ पे मीडियम क्या होता है, हमारे पास एयर यूज हो रहा है। तो एयर बेसिकली मीडियम क्या है, एक पाथ है, एक रास्ता है, एक रास्ता है। और वो रास्ता यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, साउंड को ट्रेवल कराने के लिए एयर का यूज हो रहा है। अभी इस रूम के अंदर, जिस रूम में मैं बैठा हूँ, आप जिस रूम में बैठे हैं, आपको अगर किसी को बुलाना है तो आप आवाज लगाते हैं, भाई बात सुने मेरी जरा। तो उस वक्त आपकी आवाज आपके भाई तक या बहन तक पहुंचेगी। तो कैसे पहुंच रही है, मीडियम के थ्रू पहुंच रही है। आप एक पॉइंट हो गए और आपके जो सोर्स है, जो आप सुन रहा है, जो सुन रहा है बात को, लिसनर है, जो भी आप सोर्स हो गए वो लिसनर हो गया। आपने कुछ भी बोला वो वहां तक आवाज पहुंची है आपकी। आप एक पॉइंट ए हो गए और वो पॉइंट बी हो गया। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करा लिया, लेकिन आपने मीडियम को ट्रांसफर नहीं कराया। इसको कहते हैं हम वेव्स। अच्छा देखिए, हम वेव्स का पहले कुछ एक जनरल सा डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई वेव्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस के ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर वेव्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का जो बुनियादी रहने वाला है टॉपिक, वो वेव्स के ऊपर ही रहने वाला है ऑलमोस्ट, कि वेव्स है क्या बेसिकली। देखें, वेव्स दो तरीके की होती है हमारे पास। एक होती है मैकेनिकल वेव्स, एक होती है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स, और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। अभी हम लिख देते हैं, ठीक है। हम यहां लिख देते हैं बेटा, ये है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, और ये है हमारे पास बेटा नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब बात ये होती है कि सर ये मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स आपने लिख तो दिया, ये है क्या भाई? तो सुन लीजिए भाई, ये है क्या। मैकेनिकल वेव्स को ट्रेवल कराने के लिए जरूरत है किसकी, मीडियम की। हम यहां लिख देते हैं रिक्वायर्ड मीडियम। यानी कि अगर एक मैकेनिकल वेव है उसको ट्रेवल कराना है तो वो कौन सी, उसको जरूरत किस चीज की होगी, मीडियम की जरूरत होगी। लेकिन इसमें जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। क्लियर हो गई बात, नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। अच्छा, हम जो है क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो बुनियादी टॉपिक रहने वाला है वो मैकेनिकल वेव्स पे ही रहने वाला है। पूरा का पूरा टॉपिक ऑलमोस्ट मैकेनिकल वेव्स पे ही रहेगा। और मैकेनिकल वेव्स को ट्रेवल कराने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और मैंने आपको मीडियम बता दिया है। मीडियम बेसिकली एक पाथ है, एक रास्ता है जो कि वेव को ट्रेवल करवाता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैकेनिकल वेव्स कौन कौन सी होती हैं। हमारे पास दो टाइप की मैकेनिकल वेव्स होती हैं, एक होती है ट्रांसफर वेव्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। एक होती है हमारे पास ट्रांसफर वेव्स, एक होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। हम इसको और मजीद डिस्कस भी करेंगे कि ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं हमारे पास और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं। बस अभी थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि फिर उसके बाद इसको और तवील पढ़ेंगे, ठीक है। ओके,
एक होती है हमारे पास बेटा ट्रांसफर वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, एक होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है भाई, इसमें ट्रांसफर वेव्स में और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटी सी बात का डिफरेंस है। मैं नेक्स्ट पेज पे इसकी डेफिनेशंस के साथ डायग्राम भी बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ट्रांसफर वेव्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो छोटी सी इसकी क्रैक करके डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि हमें आगे पढ़ने में और मजा आए। देखिए, पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर, अब मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ आप बोलेंगे सर ये क्या क्या लिख रहे हैं आप, सुन लीजिए जरा। पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर, particle vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave, to the direction of propagation, sorry, of waves। बस इतना ध्यान रखें कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो परपेंडिकुलरली मूव होते हैं। मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए, परेशान ना हो कि भाई ये चल क्या रहा है। ये ऐसे परपेंडिकुलरली मूव होते हैं और वेव की जो डायरेक्शन होती है वो स्मूथ आगे चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सब चीजें सेम रहती हैं, बस परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पर हमारे पास आ जाता है पैरेलल कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? पैरेलल कंडीशन में आ जाता है। ओके, तो हमने स्टार्ट किया था बेटा वेव्स। वेव्स में दो टाइप होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में जरूरत होती है मीडियम की और नॉन मैकेनिकल वेव्स में मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ट्रांसफर वेव्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसफर वेव्स वो होती हैं जिसमें पार्टिकल जो वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर करता है अकॉर्डिंग इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्शन जो उसकी होती है। इसके डायरेक्शन अगर इस तरीके से जा रही है, एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो परपेंडिकुलर में उसके पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही उसकी वाइब्रेशन भी होगी, दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन पर हो रही होंगी। ठीक है, तो अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं, जैसे कि ट्रांसफर वेव, मैकेनिकल वेव्स क्या क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो नंबर 1 डेफिनेशन के ऊपर हम अगर आते हैं, थोड़ा सा पेज ऊपर कर लें कि ओके, तो अभी तो ये बेसिकली डिस्कशन था। अब हम डिटेल में ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पढ़ने लगे, तो अब अपना ध्यान पूरी तरीके से लगा दीजिए इधर। ठीक है, तो नंबर 1 जो डेफिनेशन हम डील करेंगे बेटा वो होगी मैकेनिकल वेव्स की, क्योंकि हम मैकेनिकल वेव्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं ना, तो मैं पहले बता दूं कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव, ठीक है बेटे, मैकेनिकल वेव, द वेव विच इज रिक्वायर्ड मीडियम। अगर इसका पहला पॉइंट हम देखें, द वेव, ऐसी वेव जिसको रिक्वायर्ड होती है किस चीज की? मीडियम। द वेव विच इज रिक्वायर्ड मीडियम। ठीक है, मैंने बात कर चुका हूं, जो वेव जिसको जरूरत हो मीडियम की वो कौन सी वेव्स कहलाती हैं? मैकेनिकल वेव। अगर किसी को जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है तो वो कौन सी वेव्स कहलाएंगी? नॉन मैकेनिकल वेव्स कहलाएंगी। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, कभी भी ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेंगी। यहां लिख लेते हैं, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सर ये वैक्यूम क्या है? आप लोगों ने घर में वो देखा होगा, चलो इसको बिल्कुल आसान से समझते हैं कि वैक्यूम पंप देखें। वैक्यूम पंप क्या करता है? एयर को सक कर रहा होता है। तो अगर इस कमरे में से पूरी तरीके से एयर को मैं निकाल दूं तो इस कमरे को कहेंगे ये वैक्यूम बन जाएगा, वैक्यूम कंडीशन में आ गया, तो वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं करेगा क्योंकि मीडियम खत्म हो गया ना। जब मीडियम खत्म हो जाएगा तो साउंड ट्रेवल नहीं होगा। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में कभी भी ट्रेवल नहीं करेगा।
तो नंबर 1 डेफिनेशन पर आते हैं हम कि ट्रांसफर वेव्स क्या होते हैं। अब इसके डायग्राम के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। पीछे डेफिनेशन मैंने लिखी है थोड़ी सी, लेकिन अभी अगेन इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ आपके लिए कि ट्रांसफर वेव्स। अच्छा देखिए, मैंने ट्रांसफर वेव्स आपको क्या बताया था, वेव विच इज वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए कि पहले डायग्राम देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में भी आ जाएगी स्टोरी क्या चल रही है आपके पास। इसको ऐसे ही रहने दें। अब ये हमने एक ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखें जरा, मैं मेरा पॉइंट को जरा देखिएगा कि ध्यान दीजिएगा कि यहां से एक वेव चल रही है। थोड़ा डार्क ले लेते हैं इसको पेन। देखें ये इस तरीके से चल रहा है, बिल्कुल इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब अगर फोकस करें, थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो देखें जरा कि ये जो पार्टिकल होगा ना, ये वाला पार्टिकल ये अप एंड डाउन मूव हो रहा होगा, इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर, लेकिन वेव आगे जा रही है, वेव आगे मूव हो रही है, हॉरिजॉन्टली मूव हो रही है, लेकिन पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो अप एंड डाउन है, यानी कि वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ऐसे वेव्स को हम कहते हैं कौन से वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम मूव कराते हैं इन, और वो डायरेक्शन उनकी क्या होती है, प्रोपगेशन, और पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होती है, इस तरीके से वर्टिकल में होती है। तो ये कौन सी डायरेक्शन बन गई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन बन गई। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें, वेव इज डेफिनेशन लिख लें थोड़ी सी इसकी, वेव्स इन विच वाइब्रेशन, इन विच वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन हो रही है, वेव्स इन विच वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल क्या कर रहे हैं, देखिए अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं ना, अप एंड डाउन क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम में ही कर रहे हैं ना, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स हैं, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर। जरा यहाँ पे बस एक बात ध्यान में रखिएगा, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब देखें जरा गौर करें, गौरतलब बात यह है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ मूव हो रही है, वेव आगे की तरफ जा रही है, लेकिन पार्टिकल अप एंड डाउन मूव हो रहा है। ऐसी वेव जो जनरेट हो रही होंगी उनको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्लियर है बात। नेक्स्ट वन हमारे पास है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखिए सेम रहेगी सारी बातें, बस यहाँ पर जो मीडियम भी वही रहने वाला है, एयर, लेकिन परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल कैसे समझें, पहले डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं इसको, ठीक है। कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। अच्छा देखें, हम यहाँ पर एक सिलेंडर ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर में कोई गैस पार्टिकल्स है या एयर है, कुछ भी आप कंसीडर कर लें। हम एक पार्टिकल बना लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये रहा, हम एक पार्टिकल बना लेते हैं, कहाँ पर बेटा, यहाँ पर। अब इस पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, मैंने एक पार्टिकल को अभी पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। अब इस पार्टिकल को जाना है कहाँ से यहाँ जाना है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पर होगी ऐसे, और वो मूव भी ऐसे ऐसे कर रहा होगा, बिल्कुल से पार्टिकल मूव भी ऐसे ऐसे हो रहा होगा और आगे भी जा रहा होगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में जहां प्रोपगेशन है वहीं पे, और वाइब्रेशन भी कैसे हो रही होगी, उसके सामने ही हो रही होगी, बिल्कुल पैरेलल हो रही होगी, बिल्कुल पैरेलल। ये ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे बढ़ रहे होंगे। ऐसी वेव जो बना रहे होंगे उनको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैरेलल की बात आ जाएगी बस, ठीक है। तो देखिए हमने दो डेफिनेशन अभी पढ़ी, तो फटाफट इसको जल्दी से रिकॉइल कर लेते हैं ताकि आगे पढ़ें तो और अच्छा लगे कि टॉपिक चल क्या रहा है हमारा। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था बेटा वेव्स। वेव्स क्या होते हैं, एक इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी
जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ठीक है, वो वेव्स कहलाते हैं इन द, और ये मीडियम के थ्रू होता है, अगर मीडियम नहीं होगा तो वेव ट्रांसफर नहीं होगी। और हमने दो टाइप्स पढ़ी किसकी, मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिसको रिक्वायर्ड होती है किस चीज की, मीडियम की, और मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकता। तो हमने पहले डेफिनेशन जो पढ़ी वो पढ़ी बेटा ट्रांसफर वेव्स की। ट्रांसफर वेव्स वो वेव्स होती है जिसमें पार्टिकल और प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन जो होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में दोनों की डायरेक्शंस कहाँ रहती है, सेम रहती हैं, यानी कि पैरेलल रहती हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं बेटा, अच्छा देखिए हमने कुछ डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी इसके अंदर, थोड़ा सा अगर हम अपने कोर्स को पीछे लेके जाएं, यहाँ पर ट्रांसफर वेव्स हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हो गया। अच्छा हम इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारे चैप्टर का हिस्सा अभी नहीं है, तो हमने इसको अभी डील नहीं करना, ठीक है। तो अब मैं बनाऊंगा आपके लिए एक वेव्स, और उस वेव्स की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डील करने लगे कि वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। अच्छा देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स पढ़ने से पहले आप एक वेव बना लें ताकि आपको वेव्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर एक बड़ी वेव बनाते हैं थोड़ी, ताकि इसी के अंदर हम सारी वेव्स को डिस्कस कर लें। यहाँ से बनाते हैं जरा इसको, ठीक है। तो हम लेते हैं ये ग्रीन पेन, ठीक है। एक वेव अगर हम बनाते हैं ऐसे जो चल रही है, मैं सिंगल एक वेव ही बना लेता हूं। सबसे पहले तो आपको समझ में आ चुका है कि वेव क्या होता है। अब वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए मैं यहां पर कुछ बात करने लगा हूं आपसे कि ये दो पार्ट्स हैं इसके, ये अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट, ये अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में हमने एक वेव तो बना ली। अब वेव के दो पैटर्न है, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट है ना बेटा उसको कहा जाता है क्रस्ट, ठीक है, और नीचे लोअर पार्ट वाले को बोला जाता है बेटा ट्रफ, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि जो वेव का जो अपर हिस्सा होगा, अपर पार्ट होगा, अपर पार्ट होगा उसको बोलेंगे क्रस्ट, लोअर पार्ट जो होगा उसको हम बोलते हैं ट्रफ। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि मैं इसको जरा हल्का सा ब्रेक कर दूं। अच्छा ये भले आप अभी आपका टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम लिख लेते हैं ताकि बाद में कभी फर्स्ट या सेकंड ईयर में यूज हो तो आपको पता चले कि ये जो होता है ना ये प्लस हाफ में बनती है और ये माइनस हाफ में बनती है। देखें वेव को जब आधा करेंगे, हाफ वन का जब आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि हाफ हो गया ना। तो ऐसे ही ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है, ठीक है। तो हमने ये दो बातें इसकी डिस्कस कर ली हैं। अच्छा अब एक और टर्म आती है हमारे पास, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ओके, कंप्रेशन, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए, उसी से हम कंप्रेशन भी समझेंगे और रेयरफेक्शन भी समझेंगे। कोशिश करेंगे कि उसी से हमने दोनों चीजें क्लियर कर लेनी है। रेयरफेक्शन, ठीक है, सॉरी आर ए आर, रेयरफेक्शन। ओके, अच्छा ये वेव तो समझ में आ गई ना हमें कि ये अपर पार्ट जो होता है वो क्रस्ट होता है, लोअर पार्ट जो होता है हमारा इसमें क्या होता है ट्रफ होता है। अब इसी वेव के अंदर बहुत सारी चीजें बनाएंगे हम, बहुत सारी चीजें, या तो नेक्स्ट वेव भी बना लेंगे ताकि अलग अलग बन जाएंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा हमें, ठीक है। तो देखें जरा कि मैं यहाँ पर एक लाइन बना लेता हूँ आपके लिए। ओके, अब यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी पार्टिकल्स, ये क्लोजर है,
ये क्लोजर हैं और वो थोड़े से दूर दूर हैं। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का मतलब आप समझ जाएंगे, अभी मैंने जो डायग्राम बनाई उसी में आपको क्लियर हो जाएगा। देखें कंप्रेशन कहाँ से निकला, कंप्रेस से निकला है ना। किसी भी चीज को दबाना तो वो क्या होता है, कंप्रेस होता है, और किसी भी चीज को रेयरफेक्शन करना यानी कि वो खींचना तो क्या कहलाता है हमारे पास, रेयरफेक्शन। ऐसे ही यहाँ पर दो टाइप्स होंगी। ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है ना हमारे पास, जरा इसमें थोड़ी सी और बना लेते हैं हम ताकि और क्लियर हो जाए हमें कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते क्या है। ठीक है, अच्छा देखिए ये जो हिस्सा है ना हमारे पास, जरा ध्यान दीजिए, ये वाला जो ये दूर दूर है, फासला आ रहा है इसमें, देखिए डिस्टेंस है, इसमें भी डिस्टेंस, तो ये क्या कहलाएगा, रेयरफेक्शन। कौन सा हिस्सा, ये हमारा रेयरफेक्शन। और ये जो है हमारे पास कंप्रेशन है। अब इसको डेफिनेशन के हिसाब से भी समझते हैं कि भाई है क्या। आप अगर थोड़ा गौर से देखें, एक ऐसा पॉइंट जहां पार्टिकल मीडियम क्लोजर होते हैं, जहां पार्टिकल मीडियम क्या होते हैं, क्लोजर, पार्टिकल मीडियम आर क्लोजर। यहां पर क्या है, पार्टिकल मीडियम क्या है, यहां पर क्लोजर है, पार्टिकल मीडियम आर क्लोजर। जहां पार्टिकल मीडियम बहुत ज्यादा क्लोज होंगे वो हिस्सा कहलाएगा रेयरफेक्शन का। जहां पार्टिकल मीडियम एक दूसरे से थोड़े से दूर दूर होंगे उनको हम बोलेंगे क्या, कि वो रेयरफेक्शन है। सॉरी, जो क्लोज होंगे वो कहलाएंगे कंप्रेशन, जो दूर होंगे वो कहलाएंगे रेयरफेक्शन। अच्छा एक चीज और अंडरस्टैंड कर लीजिए, जब पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब आते हैं तो उनकी डेंसिटी भी ज्यादा हो जाती है, और जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो उनकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने देखा होगा, एक गैस है, एक सिलेंडर में अगर हम गैस डालते हैं और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो कंप्रेस का लफ्ज ही निकल गया कि हम उसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं। उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करा रहे हैं, कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने क्या करा, आपने उसको एकदम से ऊपर से जो आपने कैप लगाया वो कैप हटा दिया। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर के कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब तक बंद होती है तो पार्टिकल एक दूसरे के साथ कंप्रेस हुए होते हैं बहुत ज्यादा। जैसे ही आप उसको खोलते हैं पार्टिकल एकदम से गैस निकलती है बाहर, तो होता क्या है, वो रेयरफेक्शन की वजह से सारे पार्टिकल एक दूसरे को दूर दूर कर लेते हैं। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन किसी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की। आई होप कि आपको कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का डिफरेंस पता चल गया होगा कि ये होता क्या है। ओके, अच्छा अब हम एक नई टर्म पढ़ने लगे, नई टर्म डिस्कस करेंगे जो कि होगी हमारे पास वेवलेंथ की, कि वेवलेंथ क्या होता है। अच्छा पीछे मैंने वैसे तो के लिए वेव बनाई हुई है, लेकिन हम दोबारा से वेव बना लेते हैं क्योंकि हम नई टर्म पढ़ने लगे, वेवलेंथ। अच्छा वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, वेवलेंथ बेसिकली डिस्टेंस है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी कह सकते हैं, या वन कंप्लीट वेव का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। वन कंप्लीट वेव का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ। अच्छा देखिए मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सी वेव बना लेता हूँ आपके लिए, ताकि आपको वेव के थोड़ी सी वेवलेंथ के बारे में भी अंदाजा हो जाए कि ये एक वेव बनाते हैं हम। ठीक है, ये एक वेव कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने दूसरी वेव बनाई जो कि यहाँ से चल रही है और कंटिन्यूसली चलते हुए यहाँ तक मैंने बना दी, दो वेव्स ऑलमोस्ट बना दी मैंने। देखिए पॉइंट ए से अगर हम देखें, इस वाले को कह देता हूँ पॉइंट ए, इस वाले को कह देता हूँ पॉइंट बी, और इस वाले को कह देते हैं हम पॉइंट सी, इसको कह देते हैं पॉइंट डी। देखिए मिसाल के तौर पे अभी मैं वेव को यहाँ से शुरू नहीं कर रहा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी, मिथ भी हट जाए कि भाई वेव यहीं से शुरू हो रही है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता कि हम यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हैं वेव लेंथ को ना। तो यहाँ से यहाँ तक देखें वेव कंप्लीट हो रही है पूरी, ये जो पूरी वेव कंप्लीट हो रही है ना उसको कहते हैं लैम्डा, यानी कि वन कंप्लीट वेव का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा, यानी कि वेव लेंथ। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं बी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है हमारे पास, लैम्डा है, वो भी हमारे पास क्या है बेटा, लैम्डा है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर है कि वेवलेंथ क्या होता है, इट इज द सिंपली लेंथ ऑफ, या अगर उसकी डेफिनेशन आप थोड़ी सी लिख लें कि इट इज ए सिंपली
लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, ऑफ वन कंप्लीट वेव, यानी कि एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होगी या डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, या डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेव लेंथ। जैसे कि ए से सी तक, बी से डी तक, ये क्या है, वन कंप्लीट वेव बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। क्या बोलते हैं बेटे, वेव लेंथ। अच्छा, आपका जो सवाल अभी दिमाग में घूम रहा होगा वो ये भी होगा कि सर यहाँ से भी तो बना के दिखा दें, यहाँ से देखें, यहाँ से वेव शुरू हुई, ये पूरी चलती रही पूरी एक वेव यहाँ पर आगे कंप्लीट हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक का भी जो डिस्टेंस होगा ये भी एक वेव कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये भी एक पूरी पूरी कंप्लीट वेव कहलाएगी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो है बेटा वो है फ्रीक्वेंसी की। बहुत इजी टर्म है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ वेव पास थ्रू इन 1 सेकेंड, एक सेकंड के अंदर जितनी वेव्स पास हो जाएंगी उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कैसे, जरा इसको पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर हम बात करते हैं। नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू इन 1 सेकेंड, एक सेकंड के अंदर, सिंगल सेकंड के अंदर जितनी वेव्स पास हो जाएंगी उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। मींस के जल्दी से एक डेफिनेशन डायग्राम बना लेते हैं दोबारा से कंप्लीट, के यहां पर एक बॉक्स बना लेते हैं, इस बॉक्स के अंदर दो तीन हम क्या बना लेते हैं, वेव्स बना लेते हैं। ये एक वेव चल रही है और ये दो तीन वेव्स हम यहाँ पर बना लेते हैं आपके लिए, ठीक है। थोड़ी सी रफ बन गई है डायग्राम, तो आप इसको कंसीडर मत करिएगा, बस समझने के लिए करिएगा कि देखें ये एक वेव कंप्लीट है, हमने यहाँ पे कर लिया था, और ये दूसरी वेव कंप्लीट हो गई, दो वेव बन गई, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में जा रहा है, 1 सेकंड में। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। अगर एक वेव निकल गई या दो वेव निकल गई, वो क्या कहलाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड के अंदर जितनी वेव्स पास आउट हो जाएंगी किसी भी मीडियम के अंदर से, उसको हम बोलते हैं, उसकी क्या है वो, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के फौरन से बाद हम एक टर्म पढ़ते हैं टाइम पीरियड की। कौन सी पढ़ते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की बेसिकली दो डेफिनेशन है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं आपके लिए कि एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करें जिसके अंदर हम पेंडुलम को दिखाएं और आपको टाइम पीरियड के बारे में भी बताया जाए और फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बताया जाए। इंशाल्लाह ताला वो वीडियो के साथ अटैच हो जाएगा और आपको समझने में और हेल्प होगी, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड देखिए, इसकी एक डेफिनेशन तो हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। या आप ये भी लिख सकते हैं वन कंप्लीट वेव्स, वन कंप्लीट वेव्स, वन कंप्लीट वेव्स इज कॉल्ड ए टाइम पीरियड, या वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ये ज्यादा बेहतर आएगा, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, या वेव लिख लें, दोनों बातें एक ही हैं, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अच्छा देखें, दोनों में डिफरेंस है, टाइम में और टाइम पीरियड में। कैसे डिफरेंस है ये भी हम आपको बता देते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक वेव है ना, अगर ये एक वेव अगर मैंने बनाई यहाँ से यहाँ तक वाली, ठीक है, तो ये वेव जितनी देर में पास आउट हो रही है ना, यहाँ से यहाँ तक, एक वेव को पास आउट होने में जितना टाइम लग रहा है, जितना वक्त लग रहा है, उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड। यानी कि एक वेव कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। ऐसा नहीं है, मिसाल के तौर पे इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड लग गए, तो ये 2 सेकंड क्या है, इसका बेसिकली टाइम पीरियड है। वन कंप्लीट ऑसिलेशन, मिसाल के तौर पर पॉइंट ए, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, जैसे ये एक सर्कल है, थोड़ी देर के लिए कंसिडर करें, यहाँ से मैं चला, यहाँ तक आने में मुझे जितना टाइम लगेगा उसका क्या कहलाएगा बेटा, टाइम पीरियड। क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। देखो टाइम एक डिफरेंट है, टाइम पीरियड एक डिफरेंट है। टाइम ऐसे नॉर्मल मेरी घड़ी में जो चल रहा है, मिसाल के तौर पे भी 10-12 हो रहे हैं, 10-13 हो जाएंगे, 10-14 हो जाएंगे, ऐसे टाइम चलता रहेगा नॉर्मल। लेकिन एक कंप्लीट जो वेव को लगने में, पूरा कंप्लीट करने में, चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। जैसे कि आप याद करें, तवाफ करते हैं हम, तो तवाफ में एक चक्कर लगाते हैं तो ऑलमोस्ट कोई
अगर करीब करीब है मतलब आपके तो बहुत कम वक्त लगता है, जब दूर दूर हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब लास्ट ईयर गए थे तो इसको भी मैंने देखा था ज़रा, जब हम करीब करीब होते हैं तवाफ तो जल्दी तवाफ होता है, जब दूर दूर होते हैं तो बहुत देर में होता है। लेकिन हम एक राउंड इस पे तवाफ कर रहे होते हैं खाने काबा के इर्द गिर्द, तो एक जहाँ से हम शुरू करते हैं तवाफ से वापस वहीं पर आते हैं, एक कंप्लीट चक्कर लगता है। जितनी देर में लगता है वो उसका कहलाएगा टाइम पीरियड। आई होप कि आपको टाइम पीरियड बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा कि टाइम और टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस है। टाइम तो एक नॉर्मल चल रहा है ना, उसको तो आप चलने दें, टाइम को नहीं रोक सकते आप, लेकिन आपने बोला कि एक कंप्लीट वेव को कंप्लीट वेव होने में कितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो यहाँ तक हमारी बातें क्लियर है। और एक नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की जो आएगी, बल्कि दो रह गई हैं, एम्पलीट्यूड और वेव स्पीड। तो पहले हम इसकी एम्पलीट्यूड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वेव स्पीड पे जाएंगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ही बहुत इजी सी टर्म है। एम्पलीट्यूड देखें, हम अगेन एक वेव बनाता हूं आपके लिए जल्दी से मैं, ठीक है। एक वेव्स हम बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक वेव बना ली, ये मैंने कौन सा पार्ट बताया था, एक करस बात बताया था, और ये मैंने क्या बताया था, ट्रफ बताया था, ठीक है। ट्रफ बताया था, ये मैंने क्या बताया था बेटे आपको, ट्रफ बताया था, ठीक है। क्या हो गया आज बार बार ज्यादा एक ही लफ्ज लिखे जा रहे हैं, ट्रफ, ठीक है। देखिए जरा गौर से देखें कि मीन पोजीशन से, ये क्या उनसी पोजीशन कहलाती है, मीन पोजीशन। मैं यहाँ बना भी देता हूँ, ये क्या कहलाती है, मीन पोजीशन। ये है हमारे पास मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से लेके करस तक का डिफरेंस या ट्रफ तक का जो डिफरेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। मेन पोजीशन से लेके करस तक का जो डिफरेंस होगा या ट्रफ तक का जो डिफरेंस होगा, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एक वेव्स के अंदर बहुत सारी टर्म्स हमने पढ़ ली कि सिंपल, अगर मैं प्रीवियस लेक्चर पे जाऊं जो हमने पीछे डिस्कस किया था आपके साथ, सबसे ऊपर यहाँ पर, तो हमने देखा कि अपर पार्ट क्रस्ट होता है, लोअर पार्ट ट्रफ होता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। ये वन कंप्लीट वेव हो गई ना, जरा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, वेवलेंथ हो गई। और हमने ये भी देख लिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होता है मेन पोजीशन से लेके, इसको क्या कहलाता है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो वेवलेंथ भी पता चल गया, एम्पलीट्यूड भी पता चल गया, क्रस्ट भी पता चल गया, ट्रफ भी पता चल गया, रेयरफेक्शन कंप्रेशन भी हमने पढ़ लिया। और हमने दो तीन टर्म्स और इसके साथ डिस्कस करी थी कि वेवलेंथ के बाद फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ, क्या पढ़ी थी, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू इन 1 सेकंड, एक सेकंड में जितनी वेव पास हो जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है। क्यों होता है ये भी सुन लीजिए ताकि आपको फॉर्मूला भी समझ में आ जाए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है ना बेटे, वो होता है f इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओवर फ्रीक्वेंसी, मैं जरा वर्डिंग में भी लिख दूं, फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। और यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है बेटा वो हर्ट्ज होता है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप Hz, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास। और अगर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, देखें जरा, यहीं लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू 1/f, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा। और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। टाइम का यूनिट हमारे पास, हमें मालूम है कि हमेशा से क्या रहता है, सेकंड ही रहता है, यूनिट इज सेकंड, ठीक है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट कर लिया है। एक क्वेश्चन आपका पेपर में आस्क होता है कि प्रूव दैट v इक्वल टू एफ लैम्डा, इसको हम कहते हैं वेव स्पीड फॉर्मूला। क्या कहते हैं, वेव स्पीड फॉर्मूला, वेव स्पीड फॉर्मूला। सवाल अक्सर ये आ जाता है कि बोलते हैं प्रूव दैट v इक्वल टू एफ लैम्डा, बोलते हैं ये प्रूव करके दिखाओ। हमें पता है फ्रीक्वेंसी है और ये
लैम्डा वेवलेंथ है, v वेलोसिटी है। ठीक है, अक्सर हमसे ये पूछ लिया जाता है। याद करें, आपने वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, किसी जमाने में पढ़ा ही होगा आपने, सब नहीं पढ़ा है हमने, कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम वेव की, तो डिस्टेंस कौन सा है हमारे पास, वेवलेंथ। अगेन आई रिपीट, वेवलेंथ। तो हम यहाँ पे d की जगह लिख देते हैं बेटे लैम्डा। ठीक है, और टाइम यहाँ पे कौन सा चल रहा है, अभी हमने डिस्कस किया, टाइम नहीं चल रहा, टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो t की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल T। देखिए, स्मॉल t मैं सिंपल टाइम के लिए यूज करूंगा और कैपिटल T मैं टाइम पीरियड के लिए यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट इन कर देता हूँ, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। ठीक है, v इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। अच्छा, आप थोड़ा सा एक काम ये कर लें कि 1 ओवर टी को अलग करके लिखें और लैम्डा को अलग करके लिखें। क्यों लिखवा रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बनाया फ्रीक्वेंसी का। क्या बनाया आपने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, f इज इक्वल टू 1 ओवर टी। तो आप इस 1 ओवर टी की जगह फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पुट कर दें, ये स्मॉल f बना लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पुट कर देना, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। देखें, ये 3 नंबर का सवाल आता है और ये कितना ही आसान है। इसको कहते हैं वेव स्पीड फार्मूला, कि वेव की स्पीड निकालने के लिए कोई एक फार्मूला भी तो बनाना था, तो ये फार्मूला बनाया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बनाया कैसे, सबसे पहले हमने यूजिंग करा स्पीड फार्मूला। स्पीड फार्मूला हमारे पास क्या है, स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारे पास लैम्डा और t हमारे पास टाइम पीरियड, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t। कैसे पुट करा, d की जगह लैम्डा, t की जगह t कैपिटल T, टाइम पीरियड वाला आ गया। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी दूं कि ये टाइम पीरियड की ही बात कर रहा हूँ, ताकि बार बार बोलने का मकसद यही रहता है कि आप लोगों को याद हो जाए ये बात, टाइम पीरियड। ठीक है, तो 1 ओवर टी को मैंने अलग करके लिखा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है 1 ओवर टी बराबर होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो उसकी जगह हमने फ्रीक्वेंसी पुट कर दी, आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं इस चैप्टर का, वो है रिपल टैंक। अच्छा देखिए, रिपल टैंक आप लोगों ने शायद पहले कभी देखा भी हो, ऐसा लाइफ में देखते भी हम लोग कुछ चीज़ें और उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते, जब पढ़ रहे होते हैं यार ये तो देखा था, तो ये वाली चीज़ें चल रही होती हैं बेसिकली। रिपल टैंक, ओके। बेसिकली रिपल टैंक एक अपरेटस है जो कि स्टडी करता है किसको, वेव को। किसको स्टडी करता है, वेव को, वाटर वेव्स को। किसको, वाटर वेव्स को। A ripple tank is an apparatus apparatus तो पता है ना, जैसे क्लास 9 में हमने प्रैक्टिकल करे थे, तो उसमें apparatus यूज करते हैं हम, कि वर्नियर कैलिपर भी apparatus में आता है, उसके साथ एक बॉल दी जाती है, स्क्रू गॉज आता है, और सिंपल पेंडुलम वगैरह या मैट्रिक में करेंगे आप लोग सारे प्रैक्टिकल्स। तो ये वहाँ पर आपने जो एक्सपेरिमेंट करे थे हेलिकल स्प्रिंग वाला, ऐसे ही अपरेटस है यहाँ पर किसका, रिपल टैंक का। मैं डायग्राम भी बनाऊंगा आपके लिए ताकि अच्छा रहे आपके लिए। यूज टू प्रोड्यूस, एक ऐसा अपरेटस बनाए जो कि प्रोड्यूस कराए, यूज टू प्रोड्यूस एंड स्टडी वाटर वेव्स, वाटर वेव्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, वाटर वेव्स को स्टडी करने के लिए हम एक टैंक बनाते हैं जिसका नाम होता है रिपल टैंक। अब इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन है और फिर वर्किंग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझेंगे, वर्किंग खुद ही ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। मैं डायग्राम इसके साथ अटैच कर दूंगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कि कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना। अब ये रिपल टैंक बनाए कैसे, रिपल टैंक बनाने के लिए हमें कुछ चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। नंबर 1 जो होगी हमारे पास, वो होती है ट्रांसपेरेंट टैंक। एक ट्रांसपेरेंट टैंक लिया जाता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब तो पता है ना बच्चे, ट्रांसपेरेंट जिसमें से आगे पीछे दिखता है शीशा जो होता है। ठीक है, गिलास, मिरर की बात नहीं कर रहा, मिरर की एक साइड जो है पॉलिश्ड होती है, तो उसमें आगे पीछे नहीं देख सकते। जैसे गिलास होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे ये ग्लासेस हैं, ये ट्रांसपेरेंट है,
क्योंकि मैं इधर से भी देख सकता हूँ, इधर से भी देख सकता हूँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंट टैंक बनाया जाता है सबसे पहले, ठीक है। अच्छा देखिए, एक गिलास प्लास्टिक ले लें या ट्रे, प्लास्टिक की ट्रे ले लें जो जिसमें से आगे पीछे दिख रहा हो, या गिलास ले लें, हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, गिलास ले लें, अ गिलास, या एक प्लास्टिक की ट्रे ले लें, प्लास्टिक ट्रे ले लें, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप। नंबर 2 इसमें जो इस्तेमाल होता है वो होता है हमारे पास पानी, यानी कि वाटर, ठीक है भाई, वाटर, क्योंकि हम रिपल टैंक बना रहे हैं और क्या स्टडी करने लगे हैं, वाटर वेव्स को स्टडी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें पानी की जरूरत तो पड़ने वाली है। अब पानी इसमें ऐसा क्या काम करेगा, याद करें, सबसे पहला लेक्चर मैंने बताया था आप लोगों को, वेव को ट्रेवल कराने के लिए 3 मीडियम की जरूरत होती है, सॉलिड, लिक्विड और एयर। यहाँ पे जो वाटर है किसका काम करेगा, एज एन मीडियम का काम करेगा, एज एन मीडियम, ठीक है। मीडियम के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये मीडियम का काम करेगा, ठीक है। नंबर 2 वेव जनरेटर, नंबर 3 सॉरी वेव जनरेटर। अब वेव को भी तो जनरेट कराना ना, जैसे कि मैंने याद करें सबसे पहले एग्जांपल आपको दी थी कि एक तालाब में आप पत्थर फेंकते हैं, अब वो जो पत्थर आपने फेंका वो एज अ वेव जनरेटर का काम करा, उसने क्या करा, वेव जनरेटर का, वेव को जनरेट कराया। अब वेव को जनरेट कराने के लिए हमें एक वेव जनरेटर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा बेटा, वेव जनरेटर, वेव जनरेटर। अच्छा देखिए, अब वेव जनरेटर यहाँ पे क्या 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 हो सकता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी हो सकती है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी हो सकती है, या ट्यूनिंग फॉर्क भी हो सकता है। एक मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ही ले लेते हैं हम, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही हो सकती है, सही है। मैं जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मैं इसके ब्रैकेट में डाल दूँ ताकि आपको याद रहे कि भाई सर यही चीज़ें कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रही हैं। ट्रांसपेरेंट टैंक, पानी और वेव जनरेटर। ट्रांसपेरेंट टैंक वो जिसमें से हम आगे पीछे देख सकते हो, ऊपर पानी डालेंगे तो ताकि हमें पानी की वेव कैसे दिखेंगी, उसके लिए वेव प्रोड्यूस करानी पड़ेंगी। वेव को प्रोड्यूस कराने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वेव जनरेटर की ज़रूरत है, ठीक है। और अब आपको देखना भी है ना, अभी आप जो देख रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे कमरे में लाइट बंद है कैसे देखेंगे, ऐसे यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है, लाइट सोर्स की भी जरूरत है जो कि वेव को दिखाएगी। तो हम यहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन कर लेते हैं, लाइट सोर्स, लाइट सोर्स। अच्छा, लाइट सोर्स का काम क्या होगा कि वो हमें ये बताएगा कि लैम्प, एक लैम्प जो है ना बिल्कुल से उसके ऊपर रिपल टैंक के ऊपर रखा जाता है ताकि वो दिखाया जाए, लाइट सोर्स, ठीक है। मैं डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। और अब दिख रहा कहाँ है वो भी देखना है, अब जहां दिखेगा वो भी देखना है, तो एक वाइड स्क्रीन लगाई जाती है ताकि वो दिख जाए। याद करें हम लोग जो तस्वीरें खिंचवाने जाते थे अक्सर स्कूल की अपने ज़माने में, तो पीछे वो टीचर बोलते थे ना ब्लैक ब्लू बैकग्राउंड की चाहिए या वाइट बैकग्राउंड की चाहिए, तो पीछे वाला क्या करता था, वाइट बैकग्राउंड लगा दिया करता था या ब्लू बैकग्राउंड लगा दिया करता था। ऐसे ही यहाँ पर जो स्क्रीन यूज हो रही है वो वाइट स्क्रीन यूज हो रही है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि वेव कैसे बन रही है, ठीक है, वाइट स्क्रीन। वाइट स्क्रीन, ठीक है। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन थी हमारे पास। देन हम अब इसकी वर्किंग के ऊपर आते हैं, ठीक है। अच्छा जी देखिए, हम जो डील कर रहे थे अभी तक पीरियोडिक सॉरी रिपल टैंक पे डील कर रहे थे कि रिपल टैंक होता क्या है। हमने रिपल टैंक की कुछ टर्म्स पढ़ ली थी कि कंस्ट्रक्शन के बारे में, जब उसके जाना था कि रिपल टैंक में कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ओके देखें, रिपल टैंक हमने जब स्टार्ट किया तो हमने इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी और हमने डेफिनेशन ये देखी थी कि रिपल टैंक बेसिकली एक apparatus है जो कि स्टडी करता है किसके बारे में, वाटर वेव्स के बारे में। तो उसको बनाने के लिए हमने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया, जैसे एक ट्रांसपेरेंट टैंक होता है जो कि गिलास होता है या प्लास्टिक ट्रे की जाती है, या वाटर पानी का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एज ए मीडियम यूज होगा। देन हमने बोला कि भाई यहाँ पे लाइट सोर्स देखना भी तो है और एक वाइड स्क्रीन लगाई जाती है। तो मैंने यहाँ आपके लिए एक डायग्राम को इमेज को दिखाया है आपके लिए कि देखिए इस तरीके से रिपल टैंक होता है। तो सारे डायग्राम जो हमने पढ़े देखे, लाइट सोर्स यानी कि लैंप, ठीक है, वाइब्रेटर,
यानी कि जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है बेसिकली वो वाइब्रेटर का काम करेगी, जो पानी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करेगी, तो हमें वेव्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर एक इलास्टिक बैंड होता है, ठीक है, और यहाँ शैलो वाटर ट्रे की जाती है। शैलो वाटर ट्रे का मतलब जिसके वजह से हम पानी के ऊपर बैठ के ऐसे देख सकें, जैसे कि ये ट्रे के ऊपर जैसे देख रहे हैं कि पानी के नीचे बूंदे गिर रही हैं, पानी नीचे ऊपर पानी है और नीचे देख रहे हैं कि वेव बन रही नहीं बन रही, नीचे वाइड स्क्रीन लगाई जाती है और यहाँ इसके कुछ पैटर्न्स बनने होते हैं। आप ये घर पे भी कर सकते हैं। कैसे देखें कि गिलास के ऊपर जो है ना पानी डालें, ठीक है, और उसके ऊपर थोड़ी सी लाइट पड़नी चाहिए, लाइट का सोर्स उसके ऊपर रख दिया, लैम्प घर पे कोई भी हो वो लैम्प रख दें उसके ऊपर, और जब आप जमीन पे कोई व्हाइट पेपर रख के देखेंगे तो उसके नीचे जो है ना फ्रिंजेस बनना शुरू हो जाएंगे, वेव बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कब? जब आप पानी को डिस्टर्ब करेंगे। अगर आप पानी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो आपको वेव बनते हुए नजर नहीं आएंगी। तो इसकी वर्किंग के अंदर अगर हम बात करते हैं, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट आपके लिए नोट डाउन किए ताकि उसके लिए टाइम बच जाए हमारे। अ टैंक इज फिल्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, जाहिर सी बात है पानी को फिल करेंगे टैंक के अंदर, जैसे कि यहाँ पे देखिए पानी फिल अप किया हुआ है। द लाइट सोर्स इज स्विच्ड ऑन, यहाँ से लाइट को हमने ऑन कर दिया, ठीक है, लाइट ऑन हो गई। अब वाइब्रेटर मूव्स द डिपर अप एंड डाउन। अब ये जो वाइब्रेटर है ना, जैसे कि ये रहा, ये वाइब्रेटर है, ये इस तरीके से लगा होता है, इसको अप एंड डाउन मूव करते हैं। आपने देखा होगा पानी के ऊपर अक्सर बच्चे ना ऐसे हाथ मारते हैं तो छप छप आवाज भी आती है और वो पानी में वाइब्रेशन भी क्रिएट हो रही होती है, उसमें डिस्टर्बेंस भी आ जाती है। ऐसी वाइब्रेटर का काम भी होता है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस को पैदा करना। लाइट ऑन कर चुके हैं हम और वाइब्रेटर को डिपेंड अप एंड डाउन यानी कि डिप कर रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डिवाइस को डिप कर रहेंगे और बाहर निकालेंगे तो उसमें वेव जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, अप एंड डाउन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, द डिपर क्रिएट, डिपर जो होगा जो आपने क्रिएट, डिपर जो होगा जो आपने पानी में इंसर्ट किया है वो क्रिएट करेगा डिस्टर्बेंस को। किसको क्रिएट करेगा? डिस्टर्बेंस को। डिस्टर्बेंस किसके अंदर होंगी? वाटर सरफेस के ऊपर डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएंगी। देन लाइट पासिस थ्रू द वाटर। अब ये जो लाइट है ये पास हो रही है कहां से? पानी के ऊपर से। लाइट जाहिर सी बात है पानी में से पास हो जाती है, वाटर में से पास हो जाएगी। जब पास होगी तो नीचे उसके कुछ पैटर्न बन रहे होंगे। लाइट पासिस थ्रू द वाटर वेव वाटर एंड फॉर्म ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। अब ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का मतलब देखिए, जैसे ये व्हाइट व्हाइट जो आप देख रहे होंगे ये ब्राइट फ्रिंजेस कहलाएंगी। ये व्हाइट व्हाइट जो बहुत स्मॉल है ये दिख जाएगा आपको, बुक में भी आपके डायग्राम बनी हुई, ये ब्राइट फ्रिंजेस होंगी और ये जो होंगी ना ये ब्लैक बिल्कुल से, ये डार्क फ्रिंजेस कहलाएंगी। यानी कि हमारे पास दो तरीके के पैटर्न बन रहे होंगे, एक डार्क फ्रिंजेस और एक ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस वो जो दिख रही होंगी और ब्लैक के अंदर ऐसे एक लाइन सी आ रही होगी, वो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस कहलाएंगी। बेसिकली ये हमें स्टडी कराता है किस चीज को? पैटर्न को। पैटर्न को समझने के लिए वेव के हम रिपल टैंक का यूज करते हैं। द पैटर्न हेल्प द स्टडी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में भी आप जानते हैं और रिफ्रैक्शन के बारे में भी आप जानते हैं। देखिए एक लाइट अगर सिंपल अगर एक सॉलिड पाथ के ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है? रिफ्लेक्ट, LECT वाला रिफ्लेक्ट होती है। और अगर वाटर पे पड़ेगी तो वो अपना एंगल को चेंज कर लेगी, जिसमें एंगल चेंज होगा वो रिफ्रैक्शन कहलाएगा। मिसाल के तौर पर एक बॉल हाथ में लेता हूँ, दीवार पे मारता हूँ, जिस एंगल पे मारूंगा उसी एंगल पे बैकवर्ड आ जाएगी। लेकिन अगर दीवार पे या जमीन पे बहुत सारे खड्डे, जमीन पे अगर थ्रू एक टिप वाला बॉल खेलते हैं ना हम लोग, अगर टिप करा और उसी एंगल पे वापस आ गई। लेकिन अगर खड्डा आ जाता है या कोई भी रोड खराब हो जाता है, सरफेस खराब है, तो टिप करेंगे और वो बॉल आगे पीछे निकल जाएगी, वो रिफ्रैक्शन होगा। ऐसे ही लाइट जो है अगर सॉलिड मीडियम पे जाएगी तो लाइट रिफ्लेक्ट कराएगी और अगर सॉलिड मीडियम नहीं होगा तो वो रिफ्रैक्शन हो जाएगी वहां पर। तो ये था हमारे पास एक रिपल टैंक। अच्छा, रिपल टैंक के फौरन बाद हम एक डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, पीरियोडिक मोशन। मैं यहीं लिख रहा हूं पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन, क्योंकि नीचे शायद हमारे पास जगह ना हो। पीरियोडिक मोशन, ओके, मैं थोड़ा सा इसको अब कर लूं, शायद आपको दिखना रहा हो, मेरा फेस आ रहा हो, ठीक है। ये डायग्राम इस तरीके से बनाई थी मैंने, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, मोशन इट रिपीट इटसेल्फ। एक ऐसा, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको मेंटली रेडी कर रहा हूं, एक ऐसा मोशन हो जो कि अपने आप को खुद से ही रिपीट कर ले और अपनी मीन पोजीशन पे चले जाए, ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाए। ऐसे मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, मोशन विच रिपीट इटसेल्फ। बस इतना सा याद रख लीजिए, मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, यानी कि खुद से मोशन अपने आप को रिपीट कर ले, ऐसे मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे कि आप उसको समझ लीजिए कि स्प्रिंग है। अब जो हम नेक्स्ट टर्म जो डील करने वाले हैं बेसिकली वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की है, ठीक है। तो कैसे?